subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, डीडी कॉन्क्लेव में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। देश के समक्ष जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन्हें ही लेकर दूरदर्शन आपके सामने हाजिर हुआ है इस कॉन्क्लेव में, जिसमें आज का हमारा विषय है सामाजिक सशक्तिकरण। तो आइए सबसे पहले आपको प्रतिष्ठित पैनल से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो 7 बार के सांसद रह चुके हैं, जो अलग अलग मंत्रालयों में जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं और 7 बार के संसदीय कार्यकाल में उन्होंने अलग अलग संसदीय समितियों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी देश के समक्ष जो महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं उनसे इनका सरोकार शुरू से ही रहा है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आपका। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश कुमार, और डॉक्टर राजेश कुमार की खास बात यह है कि आप सोसाइटी फॉर यूथ एंड मासेस के फाउंडर हैं। डॉक्टर राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि आपका जो काम है वो ड्रग डी एडिक्शन का काम है, नशाखोरी के खिलाफ मुहिम, जो बेघर लोग हैं उनको सहायता करना, देश भर में आपका काम हो रहा है, सरकार के साथ भी आप काम कर रहे हैं, और जो बदलाव आ रहा है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश आपका। तो बहुत प्रतिष्ठित पैनल जिनसे तमाम मुद्दों पर हम करेंगे बात। शुरुआत मंत्री जी से करते हैं। जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की योजनाएं चल रही हैं, वो युवाओं की टीम जाती है जमीनी स्तर पर जाकर, जहां एक और उन योजनाओं की समीक्षा करती है कि उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कोई मान लीजिए कि नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है, या दिव्यांगों के लिए कोई केंद्र चल रहा है, कोई सीनियर सिटीजन होम चल रहा है, तो वहाँ पर योजनाओं का सीधा लाभ वहाँ पर पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा। पहुँचने के बाद वो केंद्र कितनी सक्षमता के साथ में काम कर रहा है, समाज को, उस वर्ग को कैसा उनको लाभ दिला पा रहा है। डॉक्टर राजेश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर राजेश जी के जो संस्थान है वो नशा मुक्ति के क्षेत्र में जो है ना प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। उनके सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने जब वहाँ पर देखा और वहाँ उस नशा मुक्ति केंद्र में रहने वाले बच्चों से जब मैं वहाँ पर मिला, तो वहाँ पर भी एक हमको बड़ा अच्छा उदाहरण वहाँ पर देखने को मिला कि वहाँ पर एक बेटी हमको मिली। वो बेटी, उसके माँ बाप नहीं थे, और माँ बाप नहीं होने के कारण बचपन से जब किसी की छत्र छाया नहीं होती है, तो फिर बच्चा जो है ना बस चल पड़ता है किसी भी दिशा में। अब उसको खुद ये नहीं पता रहता है कि वो कहाँ जा रहा है। वो बेटी नशे की उसमें आदतों में आ गई, नशे की आदतों में आ गई, और बाद में जो है ना फिर किसी तरह से और उसकी शादी हुई। शादी के बाद भी जो है ना, पहले तो उसके आदतों में सुधार हो गया था, लेकिन शादी के बाद फिर मतलब उसी रास्ते पर चल पड़ी नशे की, तो उसका पारिवारिक जीवन भी वो जो है ना वो विग्रह हो गया। बाद में उसको पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप होकर फिर उसने न केवल नशे को हमेशा के लिए छोड़ दिया, बल्कि पश्चाताप इतना हुआ कि समाज में और इस तरह के जो बचपन से नशा की शिकार जो हो जाते हैं बेटे बेटियां, उनको सही मार्ग पर लाने की दिशा में वो बेटी आज एक रोल मॉडल के रूप में काम कर रही है। मुझे लगता है मंत्री जी कि आप जैसे जो हमारे साथ जुड़े हुए मेहमान, इनके कार्य जमीन पर एक बदलाव भी ला रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार इस वक्त मौजूद हैं, जो SPYM के फाउंडर हैं। और डॉक्टर राजेश, आप जिस तरीके से नशाखोरी के लिए काम करते आए हैं, लगभग 4 दशक का वक्त हो गया, मैं गलत नहीं हूं तो? 4 दशक एक लंबा वक्त होता है। मतलब आपने तब काम शुरू किया जब इस समस्या की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता था। अब आज 4 दशक के बाद क्या हम इस समस्या की नब्ज को पकड़ पाए हैं? नशा से संबंधित जो सबसे बड़ी समस्या है वो परिवार से शुरू होता है। परिवार नकारता है, परिवार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि उसके घर में कोई नशा करता है। इनफैक्ट हम लोग बार बार कहते हैं कि पड़ोसी को पहले पता चलता है, परिवार को बाद में पता चलता है। माँ को सबसे पहले पता चलता है, मगर माँ बताना नहीं चाहती है। अब होता क्या है कि धीरे 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 परिवार उसको छिपाता है। क्यों छिपाता है? क्योंकि उसके साथ एक कलंक जुड़ा हुआ है। उसके साथ परेशानी ये है कि लोगों को पता चलेगा तो लोगों का व्यवहार हमारे परिवार के प्रति कैसा होगा, और इस बीच में वो किसी से संपर्क नहीं स्थापित करता है। और जब वो बहुत नशे में आ जाता है तब जाके
वो छटपटाता है कि किसी ना कोई हमारी मदद करेगा, तब तक बहुत लेट हो चुका रहता है। तो जो 40 साल पहले जो समस्या थी आज भी हमें वही दिख रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। और दूसरा जो पलायन हुआ है गाँव से शहरों के लिए, अब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ या जो परिवार में दोनों लोग काम करने लग गए हैं। जब वो काम करते हैं तो बच्चा 1 बजे स्कूल से आ जाता है, 2 बजे स्कूल से आता है, उसके बाद उसका दोस्त कौन है कोई नहीं जानता है, पड़ोसी में किसके साथ वो मिलता है, किसके साथ वो काम करता है, किसी को नहीं पता है। तो समस्या ये है कि अब थोड़ा सा इसका स्वरूप बदल रहा है। अब इंटरनेट आ गया है। अब जैसे पहले ड्रग लेने के लिए आपको एक पर्टिकुलर एरिया में जाना होता था, अब आप इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, बहुत सारे ऐसे डार्क नेट है, मैं भी उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, उससे आपको आराम से आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। तो समस्या का स्वरूप बदल रहा है। मगर मैं सरकार की तारीफ करना चाहता हूँ कि, और विशेषतः मंत्री जी का, चूँकि मंत्री जी ने आने के बाद अलग अलग सेंटर्स में विजिट करना शुरू किया, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे लोगों को नीचे, जो सबसे नीचे तबके पे जो काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि कोई हमें सुन रहा है, हमें देख रहा है। तो सरकार ने 2 नया प्रोग्राम जोड़ा है, और वो ये है जिसको हम लोग कहते हैं पीयर लेड इंटरवेंशन। उसका मतलब ये है कि जो बच्चे नशा नहीं कर रहे हैं वो नशा नहीं करें, क्योंकि आज भी लगभग 99% बच्चे नशा नहीं करते। तो देश का सबसे बड़ा जो चैलेंज ये होना चाहिए कि वो 99% तो नशा नहीं करें, जो 1% करने लग गए हैं उसको वापस हम इस 99% में जोड़ सकें। तो उसमें पूरा प्रोग्राम ये है कि, और ऐसे इलाकों में ये प्रोग्राम शुरू किया गया है जहाँ पे माँ बाप दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं, या फिर वो सुबह जाते हैं रात में लौट कर आते हैं, या जिन घरों में वायलेंस बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, अधिकतर जो महिलाएं हैं पति से इसलिए नहीं झगड़ा करती, उसको झगड़े करने का कोई शौक है, वो इसलिए झगड़ा करती है, उसको मालूम है मेरे पति का या पूरे परिवार का आमदनी ही 10,000 रुपया या 8,000 रुपया है। अब 8,000 में 3,000 4,000 वो ठेका वाला अगर ले जाएगा तो मेरे बच्चे का खाना मिस हो जाएगा, मेरे बच्चे के स्कूल का फीस की परेशानी होगी, उसको हम दिवाली में, होली में एक कपड़ा खरीद के देते हैं। तो वो औरत इसलिए झगड़ा करती है। जब वो झगड़ा करती है तो हस्बैंड उसे लड़ता है। अब इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? इसका इम्पैक्ट उन बच्चों पे पड़ता है। सरकार बहुत सारा अच्छा काम कर रही है, मगर काम करने के बाद अगर परिवार ही जिसको हम लोग कहते हैं डिसफंक्शनल फैमिली हो गया, अब उस डिसफंक्शनल फैमिली में ये बच्चा अकेला ऐसे ही वो अपरूटेड है, गांव से बाहर आ गया। तो आप लोग कैसे पहुंचते हैं ऐसे बच्चों? तो ये जो प्रोग्राम जो शुरू किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं पीयर लेड इंटरवेंशन, हम उन बच्चों को ट्रेन करते हैं कि आप अपने दोस्तों से बात करो। और जब वो बच्चे अपने दोस्तों से बात करते हैं तो उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। देखिए, हम और आप जितना भी अच्छा बच्चों से बात करेंगे, हम बच्चों की बात नहीं कर सकते। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। चंडीगढ़ पुलिस के साथ हमारी संस्था SPYM ने करीब 4,000 उन बच्चों को, क्योंकि आपको मालूम है पंजाब, चंडीगढ़, इन इलाकों में नशे की समस्या बहुत ज़्यादा है, 4,000 उन बच्चों को जो बच्चे अब स्कूल से बाहर हो गए थे, जो नशा करने लग गए थे, उनको हम लोगों ने निकाला। एंड मैं विशेषतः संजय बेनीवाल जी हैं जो वहाँ के डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे हैं, उन्होंने बहुत मदद किया। उन 4,000 बच्चों को वापस स्कूल में हम लोग ले गए। अब ये देखिए, वो जो 4,000 बच्चे थे, अमूमन ये देखा गया कि हर बच्चा, एक बच्चा जो नशा करता है वो साल में 8 से 10 बच्चों को नशे में लेकर आता है। तो उसका एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मंत्रालय ने शुरू किया है। और अगर ये प्रोग्राम पूरे देश के उन वल्नरेबल, और ये सब जगह के लिए नहीं है, इसमें बहुत सिंपल चीज़ें बताई जाती हैं कि आप लाइफ स्किल से जो आपका हुनर जिसको हम लोग कहते हैं, कि आपका दोस्त कौन है कैसे पहचाने, कौन सही बोल रहा है गलत बोल रहा है आपको कैसे पता चलेगा। क्योंकि अधिकतर बच्चों ने, मंत्री जी भी जब आए थे बच्चों से पूछा था तो उन बच्चों ने कहा था हमें पता ही नहीं चला कि कब हम नशे में आ गए। अब 12 साल 13 साल का लड़का अगर ये बच्चा स्मैक ले रहा है और इंजेक्शन ले रहा है, इंजेक्शन के माध्यम से उसको HIV मिल रहा है, एक लड़की जो 14 साल की है, 2 बच्चा, मतलब एक बच्चा पेट में एक बच्चा साथ में लेकर हमारे ट्रीटमेंट सेंटर में आ रही है, तो कहीं ना कहीं समाज फेल हो रहा है। तो उसको एड्रेस करने के लिए ये जो प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा प्रोग्राम अभी मंत्रालय में। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप बीमार से नफरत मत करिए, बीमारी से नफरत करिए। नशाखोरी के संदर्भ में PM ने ये बात कही थी। और आपने जैसे बार बार बोला कि बच्चों को लेकर, जबकि हम अमूमन ये मानते हैं कि नशाखोरी तो युवाओं के बीच में एक लत है जो पाई जाती है, लेकिन ये कटु सत्य है आज के दौर का कि बच्चों में नशाखोरी बहुत बढ़ रही है। क्या आपने कुछ राज्यों की भी बात की, क्या राज्य सरकारें इसे पहचान रही हैं? क्या उनके प्राथमिकताओं में, उनके एजेंडे में ये रिफ्लेक्ट होने लगा है? दुर्भाग्य, आई थिंक सिर्फ मंत्रालय
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये सिर्फ उनके एजेंडा में है, स्टेट्स के एजेंडा में ये कहीं नहीं है। देखिए, अगर स्टेट अगर करना चाहता, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अल्कोहल बेचने के बाद जितना वो रेवेन्यू कमाते हैं, अगर उसका 2% अगर इसके ऊपर खर्च कर दें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बट लोग करने के लिए तैयार नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं, ये इंटरनेशनल डिज़ाइन है। जो नशा है इस देश में, ये इंटरनेशनल डिज़ाइन है। हम इसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें। हम लोगों ने पंजाब का जितना भी सर्वे किया 2001-2002 से, सब में ये हम लोगों ने पाया कि ये ISI या फिर उसके जो सो कॉल्ड सहयोगी जो लोग हैं वो पंप कर रहे हैं। सिर्फ पंजाब स्टेट अकेला 2000 करोड़ ISI या ISI जैसे संस्थाओं को पंप कर रहा है। एक छोटा सा स्टेट है, आप सोचिए पूरा कंट्री कितना पंप कर रहा है। इंटरनेशनल प्रॉब्लम है ये। और वो करते क्या है कि देखिए, अधिकतर जो नशा जो लोग करते हैं, जिनको हम पकड़ते हैं, वो क्वार्टर ग्राम है। अब क्वार्टर ग्राम के आधार पे आप उनको पुलिस के पास नहीं ले जा सकते। पुलिस के पास ले जाएंगे, कोर्ट उनको छोड़ देगा। तो और उनको सबको मालूम है कि ये गेम कितना बड़ा है। जैसे मंत्रालय ने जो सर्वे किया, उस सर्वे में 5 करोड़ लोग जो नशा कर रहे हैं, जो स्मैक का नशा कर रहे हैं, अब 5 करोड़ गुणा आधा ग्राम या क्वार्टर ग्राम गुणा 365 दिन। अब आप देखिएगा, तब आपको पता चलेगा हजारों केजीज इस देश में नशा, जो हीरोइन है या स्मैक है, वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो कहाँ से आ रहा है? राजेश जी, आपने इस समस्या की विकरालता के ऊपर बहुत अच्छे से रोशनी डाली है, लेकिन यहाँ से आगे आपसे बाद में पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक सकारात्मक पक्ष भी है कि बदल भी रहा है भारत। मंत्री जी, हम ड्रग नशाखोरी के ऊपर अभी बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, और बता रहे थे डॉक्टर राजेश कि किस तरह मंत्रालय काम कर रहा है, किस तरीके के सहयोग की दरकार मंत्रालय को भी है, केंद्रीय मंत्रालय को, कि देश में इस समस्या को हम बड़े स्तर पर निपट सकें। नशा पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। युवाओं को इसकी गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए शासकीय प्रयासों के साथ साथ सामाजिक सोच में बदलाव, हमारे जो सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटियों के द्वारा भी इसके लिए आह्वान, वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग सेलिब्रिटी हो सकते हैं। जो त्रिपुरा में हमारे सेलिब्रिटी होंगे, वहाँ के युवाओं को वो अगर आगे आके आह्वान करते हैं तो ज़्यादा व्यावहारिक रूप से प्रभाव करेगा। केरला के जो हमारे सेलिब्रिटी होंगे, तो केरला में उन सेलिब्रिटी के आह्वान करने के बाद युवा उनकी बात को आसानी से स्वीकार करेंगे। वो सेलिब्रिटी हमारे कला क्षेत्र से हो सकते हैं, खेलों के क्षेत्र से हो सकते हैं, फिल्मी दुनिया से भी हो सकते हैं, रंगकर्मी भी हो सकते हैं, अच्छे साहित्यकार भी हो सकते हैं, अच्छे कवि भी हो सकते हैं, लेखक भी हो सकते हैं। हमारे विभिन्न धर्मगुरुओं, उनसे भी हमारा, मैं लगातार जब जाता हूँ तो इस बात का प्रयास करता रहता हूँ, वो धर्मगुरु जो हमारे जैन समाज के हों, हमारे बौद्ध समाज के हों, सिख समाज के हों, अल्पसंख्यक वर्ग के हों, धर्मगुरुओं की भी इस बदलाव को लाने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। देश के वह राज्य, विशेषकर जो सीमावर्ती राज्य हैं, जैसा कि राजेश जी ने उल्लेख किया कि पंजाब का उल्लेख किया, तो चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, जितने बिहार, जितने भी ऐसे जो सीमावर्ती राज्य हैं, इन सीमावर्ती राज्यों में ये बहुत बड़ी चुनौती बनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने कहा कि हम अपने युवाओं को इस गिरफ्त से निकालने के लिए उनको खेलों की तरफ बढ़ें, और इस दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं कि युवाओं को उस राज्य के जो प्रचलित खेल हैं, जैसे बंगाल में और त्रिपुरा में फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है जी, तो जिन राज्यों में जिन खेलों के प्रति युवाओं में रुझान होता है, उस तरह के खेलों में उनका भागीदारी उनकी जोड़ी जाए, एक प्रतिस्पर्धा का भाव उनके अंदर जीतने का, और जब उस एक तरफ से ध्यान हटाकर दूसरी दिशा में जब मोड़ा जाता है, तो उससे न केवल राष्ट्र का एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो रहा है, हमारा युवाओं का जो है ना कौशल का उपयोग आत्मनिर्भर भारत बनाने में उस दिशा में होना चाहिए। वहाँ होने के बजाय जब नशे की गिरफ्त में युवा जाता है, तो केवल एक परिवार का हित नहीं होता, परिवार के साथ साथ व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो समाज का भी बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। और इसलिए चुनौतियों के व्यापक रूप से लेते हुए देश के 272 ऐसे संवेदनशील जिले, उन संवेदनशील जिलों में एक जागरूकता का विशेष अभियान चलाने का वो एक शुरुआत हो रही है।
दूसरे 2022 तक देश के 100 जिलों को नशा मुक्त बनाने के लिए वो सरकार, राज्य सरकारों से, एनजीओ से और बाकी सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेकर कि 100 जिलों को हमको अगले वर्ष तक पूरी तरह से नशा मुक्त बनाना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नशा मुक्त भारत अभियान है, उस नशा मुक्त भारत अभियान में आपने जो बात कही थी उसमें सबकी सहभागिता उसमें आवश्यक है। फिर चाहे वो राज्य सरकारें हों, फिर चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, हमारे विभिन्न समाज के धर्मगुरु हों, युवाओं के भी जो हमारे अलग अलग जो नेहरू युवा केंद्र और ऐसे जो संस्थाएं चल रही हैं, इन सब की भी भागीदारी उसमें बहुत आवश्यक है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो राजेश जी ने कहा कि सबसे पहले माँ को पता लगता है। माँ का ही प्रभाव सबसे ज़्यादा बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में होता है। और अगर बच्चा माँ की बात, माँ अगर प्रभावी ढंग से अपने बच्चों को अगर समझाने का प्रयास करती है तो सबसे ज़्यादा माँ के ही बातों का असर जो है ना युवाओं के हृदय पर करता है। तो कुल मिलाकर शासन के प्रयासों के साथ साथ समाज की भी उसमें सहभागिता बहुत आवश्यक है, तभी सही मायने में नशा मुक्त भारत अभियान का सपना पूरा होगा। और शासन की जो मंशा है कि 272 संवेदनशील जिलों में जागरूकता के अभियान को विशेष रूप से चलाया जाए और अगले वर्ष तक 100 जिलों को पूरी तरह से नशा मुक्त हम कर सकें। यानी समाज के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को लेकर समाज को आगे बढ़ना होगा। सभी अगर जुड़ेंगे, प्रयास करेंगे तो जाहिर है कि नशाखोरी से भी हम मुक्ति पा सकते हैं। मेरा सवाल मंत्री जी से कि अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज को, तो इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज एंजॉय करता है। वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ, जो कि एक शक्ति है हमारे लिए। पर ड्रग एडिक्शन का प्रोग्रेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो एडवांटेज है कहीं खत्म ना होने लग जाए हमारे देश? मुझे सबसे पहले तो प्रसन्नता इस बात की है कि ऑडियंस से जो बात आती है ये वास्तव में समाज की प्रतिध्वनि होती है। समाज क्या सोचता है, किस तरह से सोच रहा है। नशे के बारे में आपने बात की, जैसा मैंने पूर्व में बताया था कि नशा हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक कहावत सुनते थे पहले कि शिवाजी तो होना चाहिए समाज में, लेकिन शिवाजी हर माँ बाप चाहता था घर में नहीं, बाजू वाले घर में होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा बेटा अगर शिवाजी बन जाएगा तो फिर घर का वो चलाएगा कौन आगे चलकर। नशे की जो चुनौती है, नशे की चुनौती का जो सामाजिक सोच जब तक हम इस संबंध में सामूहिक रूप से जब तक इसमें बदलाव लाने के लिए नहीं खड़ा किया जाएगा तो सिर्फ शासकीय प्रयासों से या भय से कभी जो है ना नशे की आदतों को खत्म नहीं किया जा सकता है। कई नशे केंद्रों पर मैंने जाकर देखा कि जब उन बच्चों को नशे की आदत लग जाती है, आप उनकी शर्ट खुलवा कर देखना तो दोनों हाथ इस तरह से कटे हुए मिलेंगे उनको, क्योंकि जब उसकी तीव्रता बढ़ती है, नशा नहीं मिलता, वो तीव्रता बढ़ती है, तो वो युवा अपने स्वयं के शरीर का अहित करने से भी चूकता नहीं है। वो माँ बाप जब बच्चों को इस हालत में देखते हैं, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा नशा करे, लेकिन कई बार ऐसी भी दृश्य देखने में आया कि जब बच्चा इस तरह से पागलपन की हद से गुजरने लगता है, माँ बाप उसको एक कमरे बंद कर देते हैं, लेकिन उसका जब चीखना चिल्लाना नहीं देखा जाता है तो वही फिर उसको लाकर नशे की व्यवस्था करते हैं। माँ बाप को ये लगता है कि उस बच्चे के कारण जब माँ बाप घर से बाहर निकलते हैं तो लोगों की कटाक्ष भरी नज़रें जो है ना, वो उनके लिए हृदय में कितनी पीड़ा देती हैं। उस पीड़ा का अनुभव केवल वो माता पिता ही कर सकते हैं। कई बार उनके बहुत नज़दीकी रिश्तेदार भी कि उस घर में नहीं जाना, भाई उनका बेटा जो है ना या उनकी बेटी जो है ना बहुत ज़्यादा नशा करती है, तो उस परिवार का वातावरण कैसे होगा। तो वो वास्तव में उस केवल घर की अकेली चुनौती नहीं है, ये एक सामूहिक जिम्मेवारी समाज की है। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे फाइनल कमेंट्स में ये समझना चाहूँगी कि इलाज के लिए लोग आगे आएं, ड्रग डी एडिक्शन करें, बदलाव संभव है, ये संदेश आप किन शब्दों में? सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इंडिया में 2 तरह के ट्रीटमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। एक जो प्राइवेट है, वहाँ पे पैसा भी लिया जाता है, मारपीट भी किया जाता है।
जो मंत्रालय के द्वारा, सोशल जस्टिस मंत्रालय के द्वारा जो ट्रीटमेंट सेंटर्स चल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें सारे मानवीय अधिकार को ध्यान में रख के उनका इलाज होता है। तो अगर कभी आपके पास ऑप्शन है 2 में 1, तो प्लीज़ सरकारी जो ट्रीटमेंट सेंटर्स है वहाँ पे जाएं, नंबर 1। नंबर 2, कोई ज़रूरी नहीं है सबको आपको एडमिट ही करना पे, आउटडोर ट्रीटमेंट का भी प्रोविज़न है, उससे भी चीज़ें हो सकती हैं। और तीसरा, अगर ट्रीटमेंट से अगर वो बाहर निकल कर आ रहे हैं तो एक मेंटरिंग ग्रुप होता है जिसको हम लोग नार्कोटिक एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस करते हैं, उसके साथ जुड़े तो फिर वो ट्रीटमेंट सस्टेन्ड होता है। अगर इसमें कहीं शॉर्टकट है तो फिर रिलैप्स बहुत इनविटेबल है, बहुत जल्दी रिलैप्स होता है। और रिलैप्स 1-2 बार होने के बाद परिवार को भी लगता है, उसको भी लगता है मेरा इलाज नहीं हो सकता है। हमारे अपने SPOIM ट्रीटमेंट सेंटर्स में ऐसे भी लोग हैं जो 8-8 बार ट्रीटमेंट करवाने के बाद आज बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं और बहुत अच्छी जगहों पे हैं। तो हारना नहीं है, क्योंकि हार गए तो बहुत मुश्किल है और इलाज संभव है और इलाज मानवीय तरीके से संभव है। इसी के साथ हमारे सारे पैनल का, सभी मेहमानों का, माननीय मंत्री जी का और साथ ही सभी ऑडियंस का भी यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। DD कॉन्क्लेव के इस अंक में आज बस इतना ही। नमस्कार।